हेलो स्टूडेंट, नालंदा गाइडेंस जिसमें चक्र का निशान बना है, आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी प्रश्न पत्र केवल कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, पढ़ेंगे। जितने भी इसके पहले हिंदी की वीडियो आप लोग को दिया गया है, वो सारे अगर वीडियो पढ़ लेते हैं तो उन सारे प्रश्नों को जो है कि अगर कवर कर लेते हैं तो आपका जो है कि 80% 90% तक प्रश्न आपका कवर हो जाएंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें उम्मीद है कि जो प्रश्न आज भी हम इम्पॉर्टेंट जो है कि लाए हुए हैं, जो आप लोगों को पता होगा, पहले की वीडियो अगर देखे होंगे तो इसमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही सही दे सकते हैं। तो पेपर को जिनको देना है, अच्छे नंबर से पास होना है और अच्छा करना है, तो हिंदी के जितने भी वीडियो दिए गए हैं उन्हें उन लोगों को कंप्लीट करना होगा, कवर करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अगर पहले की वीडियो पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। हम इसके विकल्प को बता रहे हैं। ए दिया है निबंध, बी दिया है कविता, सी नाटक, डी कहानी। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, होप करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे कौन सा सही है। तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए निबंध विधा की है। निबंध विधा की है चिंतामणि। चिंतामणि किसकी है, किस विधा की रचना है? निबंध विधा की ये जो है कि रचना है। और ये रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। दूसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन ये जो है कि ये भी एक उपन्यास है और ये किसकी रचना है आप लोग को पता होगा। ये भी प्रश्न आप लोग को जो है कि पहले कराया जा चुका है। ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी हरि कृष्ण प्रेमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग भी गेस कर लिए होंगे और आप लोग का सही उत्तर होगा तो आप लोग अपने उत्तर को कंफर्म कर लीजिए, विकल्प ए सही है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? देखिए इसके विकल्प कह रहा है, ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी शुक्लोत्तर युग। ये जो है कि प्रश्न जो है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो आप लोग को होप करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शुक्ल युग। शुक्ल युग के ये लेखक हैं। अगला है, शुक्ल युग की कालावधि या समयावधि है? शुक्ल युग की समयावधि है, ए 1936 से 1943, बी 1919 से 1938, सी 1900 से 1918, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1919 से 1938 तक। 1919 से 1938 तक। अगला है, प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी साक्षात्कार या भेंट वार्ता और डी रेखाचित्र। डी है रेखाचित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी आत्मकथा। आत्मकथा का ये जो है कि ये विधा है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रगति युग और डी छायावादी युग। तो इस प्रश्न का भी आप लोग उत्तर जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। अगला है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिऔध, सी हरिवंश राय बच्चन, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी को पता होगा। मधुशाला किसकी रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न है, भारत भारती
किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद और डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल, डी रीतिकाल। ये प्रश्न पूछ रहा है मतीराम। इस प्रश्न को हम होप करते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को पता होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रीतिकाल। विकल्प डी रीतिकाल। अगला प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? विकल्प ए कह रहा है 1843 से अब तक, बी 1643 से 1843 ईस्वी तक, और सी 1918 से 1936 ईस्वी तक, और डी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1843 ईस्वी से अब तक का काल को आधुनिक काल माना जाता है। अगला प्रश्न है ये कह रहा है हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ए शोक, बी रति, सी हास्य, डी निर्वेद। हास्य रस में हंसने से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही भाव होगा, स्थायी भाव क्या होगा? हास्य होगा। विकल्प सी हास्य होगा। तो इस तरह से जो है कि इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कीजिए। 16 तारीख को अगर परीक्षा देना है, अच्छी तरह से अच्छे नंबर लाना है, तो आप लोग को ये सारी वीडियो को आप लोग को जो है कि देखना होगा और सारे सवाल को जो है कि रिवीजन करना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 12 सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पयो प्रकाश। अब इस पंक्ति को दिया गया है और कह रहा है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार के बारे में पूछ रहा है। दिया है विकल्प ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार डी दिया है। तो इसके पहले भी मनहु जानहु और मनो जो शब्द आएगा तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इस शब्द से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा अलंकार है। इन प्रश्न को, इस टाइप के कई प्रश्नों को हल कराया गया है। आप पूरे वीडियो को देखेंगे, जितने भी हिंदी के वीडियो हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प देखते हैं। ए वी का, बी मान का, सी अक का और डी आक का। तो उपसर्ग हम जानते हैं कि जो शब्द दिया गया है उसके पहले जुड़ा होता है वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग में आकर्षण आ क्या आ रहा है? तो आ शब्द आ रहा है। तो इसमें देखिए विकल्प में आ कहाँ पर आ रहा है? तो विकल्प डी में आ रहा है आ से आकर्षण। अगला प्रश्न है रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण? 4 चरण। अगला प्रश्न है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय, इसके पहले उपसर्ग आया था, प्रत्यय शब्दों के बाद में जुड़ता है, तो यहाँ पर प्रत्यय के भेद पूछा है। ए कह रहा है 2, बी 5, सी 6 और डी 3। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए 2 सही है। विकल्प ए 2 सही है। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास और डी तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास आ जाएगा? ये आप लोग पढ़े होंगे। पीताम्बर में जिसका जो है कि अंबर, पीला का अंबर हो, वो पीताम्बर कौन होगा? कर्मधारय समास होगा। विकल्प ए कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है यण संधि का सूत्र है। यण संधि
का सूत्र क्या है? ए विकल्प कह रहा है आद्य गुण, बी अक सवर्ण दीर्घ, और सी इको यणचि, और डी वृद्धि रेचि। वृद्धि रेच। तो इस प्रश्न का सही सूत्र क्या है? यण संधि का इको यणचि। इको यणच विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है, इको यणच। अगला प्रश्न है आंसू का तत्सम रूप है। तत्सम अश्रु, अंशु, भौं, दांत। आंसू का अश्रु होता है तत्सम। आंसू का अश्रु होगा, विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ए कह रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी कह रहा है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और सी कह रहा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और डी कह रहा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फलस्य शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी हो गए जैसे फल और जो है कि मधु, ये दो शब्द के विभक्ति रूप और वचन तैयार कर लेंगे तो आपको पेपर में मिल जाएगा। तो इसलिए जो है कि अगर सभी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग एक बार क्रम से सभी हिंदी के पेपर को हल करने से पहले अवश्य पढ़ करके जाइए। अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है और पास होना है या अच्छा टॉप करना है तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कि इन प्रश्नों को जो, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और सभी को एक साथ नहीं दिया जा सकता है, एक साथ देने पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे पार्टों में वीडियो बनाया गया है। अगर सभी पार्ट की वीडियो देखते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से जो है कि आप लोग एक एक करके परीक्षा से पहले जो है कि सभी वीडियो को देख लीजिए। अगला है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत, इसका जो है कि ये बताना है कि इसका वचन क्या है, पुरुष क्या है। ए कह रहा है द्विवचन प्रथम पुरुष, बी कह रहा है प्रथम पुरुष एक वचन, सी कह रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन, और डी कह रहा है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो ये जो है कि इस प्रश्न का विकल्प बी प्रथम पुरुष एक वचन है ये, और कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। तो ये प्रश्न का जो है कि पठ धातु का हस धातु का, यहाँ से भी आप दोनों तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है कि ये चाहे पठ का पूछ ले चाहे आपका हस धातु का पूछ ले, तो ये जो है कि सारे जो है कि क्या याद कर लीजिए, वचन एवं पुरुष याद कर लीजिए और किस काल के हैं इसका जो है कि आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हमने 20 महत्वपूर्ण अपने से पेपर सेट के हिसाब से बनाया कि आप लोग इसे रिवीजन करके आप लोग तैयार कीजिए। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव के जितने भी वीडियो दिए गए हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग उन सभी वीडियो को अवश्य देखिए अगर अच्छे नंबर पाना है तो। आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या पूछा जाता है। इसके बाद से खंड ब में आते हैं। खंड ब में आप लोगों से गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत निबंध, संस्कृत पद्यांश, और उसके बाद संस्कृत श्लोक, खंड काव्य, निबंध और संस्कृत के प्रश्न, ये सारे जो है कि आपके खंड ब में आते हैं। आइए खंड ब देखते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश में हम देखते हैं कि कौन कौन से पाठ इम्पॉर्टेंट हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोगों को स्टूडेंट सभी से जो है कि ये हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप लोग जो है कि कम से कम जो है कि 2 चैप्टर तो अवश्य पढ़िएगा। वो चैप्टर हम लिख दे रहे हैं। एक है मित्रता, मित्रता का पढ़ लीजिएगा, और जो है कि ममता, और तीसरा जो है कि भारतीय संस्कृति। ये जो है कि 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको गद्यांश इन चैप्टर से ही आपको अवश्य मिलेगा। और पेपर में 2 गद्यांश आएंगे, उन दोनों गद्यांशों को आप लोगों को हल करना होता है।
तो इन दो में से कोई एक करना होगा। और ये 3 पाठ अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है कि कोई भी गद्यांश, कोई भी पेपर का सेट होगा उसमें अवश्य मिल जाएगा। खास तौर से महत्वपूर्ण है मित्रता और ममता, और तीसरे नंबर पर रखिएगा भारतीय संस्कृति। तो आइए हम लोग इस प्रश्न के महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में पढ़ते हैं। वो पाठ का जो है कि कोई भी पैराग्राफ हो सकता है मित्रता का या ममता का, तो वो आप लोग तैयार कर लीजिए। ये पाठ ही पूरा तैयार कर लीजिए, इसमें क्या क्या पूछता है आइए हम देखते हैं। कह रहा है महत्वपूर्ण गद्यांश में हम लिए हैं पहला, हे भगवान तब के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। अब ये जो है कि पाठ जो है कि किस पाठ से लिया गया है? ये ममता पाठ से लिया गया है। ममता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें जो है कि इस महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है। दूसरा कह रहा है गद्यांशों की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। और तीसरा कह रहा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इस प्रश्न को जो है कि अब देखिए क्या लिखना है। तो एक हम आपको बता दे रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को सारे प्रश्नों में संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में केवल 2 ही चीज़ चेंज करना होता है। एक तो जो है कि पाठ का नाम और दूसरे लेखक का, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। तो आइए देखते हैं संदर्भ। हेडिंग बना लेंगे आप लोग। हेडिंग जो है कि जब भी बनाइएगा कोई भी प्रश्न होगा तो काले पेन से हेडिंग बनाइएगा और नीले पेन से आप लोग उसका उत्तर और डिटेल में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए संदर्भ हेडिंग बना लीजिए और उसके बाद से क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये आपका संदर्भ होगा। और संदर्भ में जो है कि जैसे ये ममता पाठ का है तो ममता लिख दिए। अगर मित्रता पाठ का होगा तो मित्रता पाठ का जो है कि पाठ का नाम मित्रता डाल देंगे और इसके लेखक के जगह पर जयशंकर प्रसाद के जगह पर क्या डाल देंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगर ये भारतीय संस्कृति का होगा तो पाठ का नाम भारतीय संस्कृति और लेखक में राजेंद्र प्रसाद का नाम डाल देंगे। तो ये जो है कि आपका संदर्भ तैयार हो जाएगा। अब कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? आप देखिए यहाँ पर लिखा है परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? तो इसका जो है कि आपको क्या करना है? व्याख्या करना है, लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप लोग। हेडिंग बना लीजिएगा ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसमें लिखिएगा यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते। यदि कोई ईश्वर की इच्छा से विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी मंत्रित्व न रहने पर क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकेंगे? इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होता। ममता आगे कहती है कि क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू न शेष रहेगा? तो ये आपका जो है कि क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। तीसरा प्रश्न कह रहा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है? ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर क्या मिलेगा आपको।
तो इसमें लिखेंगे चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। अपने पिता का यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता का यह विश्वास था कि जो कुछ भी सृष्टि में घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। तो इस तरह से जो है कि आप लोग लिखेंगे तो ये जो है कि प्रश्न आप लोग का पूरा कंप्लीट होगा और पूरा का पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा। तो आज हम आप लोग को जो है कि महत्वपूर्ण गद्यांश बता रहे हैं और आप लोगों को चैप्टर बता दिए। अब जो है कि कुछ महत्वपूर्ण अंश भी बता दे रहे हैं कि और क्या क्या है। अगला है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि गद्यांश है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं और तीसरे में जो है कि 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से देखिए कि पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरे में 3 प्रश्न है। कह रहा है पहला कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, और इसका दूसरा प्रश्न है कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है, और सी कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो इसमें भी आप लोग को इसके पहले जो बताया गया है संदर्भ लिखने के लिए, तो ये संदर्भ लिखने के लिए तो वही लिखेंगे, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल देंगे। तो ये पाठ जो है कि मित्रता का आया है, और जिस सेंटेंस में, जिस गद्यांश में जो शब्द बार बार आए तो उससे समझ जाइएगा कि उसी के बारे में कह रहा है, वही उस पाठ का नाम है। तो इसमें देखिए, पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी संगत सहारा देने वाली के समान होगी, निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी ये कुसंग यानी मित्रता से संबंधित है। तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब इसके बाद से इस प्रश्न में इनको लिखना है क्या, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी है तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। ठीक है, तो इस व्याख्या को जो है कि आप लोग को जो है कि पहले की वीडियो में बताया गया है, आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे में पहला प्रश्न कह रहा है कुसंगत का प्रभाव विनाशकारी होता है। पहला इसमें पूछा था कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर है कुसंगत का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगत सहारा देने वाली बाहु के समान होती है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है, तो इसका उत्तर देखिए कि क्या लिखेंगे, कुसंग का ज्वर केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है, इसीलिए कुसंग के ज्वर को भयानक कहा गया है। तो इस तरह से इस गद्यांश को भी आप लोग हल कर सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। एक और गद्य खंड है, गद्यांश है, यह भी सुन लीजिए, और इसके अतिरिक्त और भी, तो इसलिए इन पाठों को तैयार कर लीजिएगा। ये भी मित्रता शब्द आया है तो मित्रता ही कहा है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है,
हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विषाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप लोग वही मित्रता का पाठ का लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आप लोग जो है कि लिख देंगे। दूसरा, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश आप लोग को दिखा रहे हैं कहाँ से है। तो ये जो है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये यहाँ तक अंडरलाइन है। इसकी जो है कि व्याख्या आप लोग को करना है। तो आप लोग जो है कि इसकी व्याख्या अगर पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको जो है कि मित्रता का जो है कि एक आध वीडियो और मिल जाएगा जिसकी व्याख्या किया गया है। अगला कह रहा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये भी बताया गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग जो है कि इस विभिन्नता को देखने वाले जो है कि आप लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए जो है कि इसमें अधिकांश टॉपिक को कवर करना है। तो आइए अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पद्यांश। दूसरा प्रश्न आपको आएगा वर्णनात्मक में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लेहो। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामयम। बार बार बंदौ तिहि पाई। ये जो है कि ये आपको पद्यांश दिया है और पद्यांश पर 3 प्रश्न पूछेगा आपके पेपर में। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए ये जो है कि बहिरो से जो है कि ये और ये लाइन जो है कि अंडरलाइन है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें हम क्या लिखेंगे, इसके संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्यखंड जो है कि हिंदी के काव्यखंड से लिया गया है। यह जो है कि सुर जो है कि किससे लिया गया है? सूरदास इसके लेखक है। सूरसागर से लिया गया जो है कि ये पाठ जो है कि सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण के चरणों की वंदना के बारे में बताया गया है। और रेखांकित में अंश की व्याख्या करेंगे तो बहिरो सुने गुंग पुनि, यानी शिरोमणि भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के चरण की जो है कि कृपा हो जाती है तो क्या हो जाता है? बहिरे सुने गुंग बोले जाए, यानी बहिरा जो है व्यक्ति है वो सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र, और जो है कि गरीब व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति भी जब भी चलता है तो अपने सिर पर जो है कि छत्र को धारण करके चलता